नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 27 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है। कहता है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफा जो है निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। जो नहीं है आपको ये नागार्जुनी, कौन नागार्जुनी जो है नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर के अनुयायी निग्रत कहलाते थे। तो निग्रत जो कहलाते थे ये आपको पार्श्वनाथ के अनुयायी कहलाते थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो इसका आंसर चिल्का झील हो जाएगा। क्या होगा? चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। भारतीय उपमहाद्वीप जो है इसमें सम्मिलित कुल देशों की संख्या कितनी है। तो ये 5 है। कितना? 5 है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 5। चलिए आगे है। कहता धौलाधर, क्या धौलाधर एवं मसूरी हिमालयी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कहता कि धौलाधर और मसूरी हिमालयी जो है यह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है आपको लघु हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निम द्वीप अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। कहता निम्नलिखित में कौन सा द्वीप है जिसे अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको आइसलैंड को। बी नंबर से आंसर होगा आइसलैंड को। चलिए आगे है। मुंबई हाई, क्या है? मुंबई हाई में ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। तो ये किया गया था आपको 1974 में। कब? 1974 में। बी नंबर से आंसर होगा 1974। आगे है। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो ये जो होता है आपको बलुई मिट्टी। किसमें? बलुई मिट्टी में। बी नंबर से आंसर होगा बलुई मिट्टी। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह किस वर्ष की गई है। तो यह किया गया 1962 में। कब? 1962 में। बी नंबर से आंसर 1962। आगे कहता है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो ये आपको द हिंदू का। द हिंदू जो है आपको इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र है। ए नंबर से आंसर होगा द हिंदू। चलिए आगे है। वनो महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। कहता है वनो महोत्सव जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो ये किया गया है KM मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? KM मुंशी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व, क्या है सॉरी दोस्तों, कहता है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। कहता है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है। तो ये है आपको आइकोर्निया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, बाजार से संबंधित नहीं है। तो ये आपको पूंजी देनदारी प्रबंधन जो है बाजार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। GST परिषद जो होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष आपको वित्त मंत्री होते हैं। कौन? वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है बिक्री कर जो प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा। कहता निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। तो ये जो कहा था आपको मार्शल ने कहा था। किसने? मार्शल ने कहा था। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा मार्शल।
आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? कहता भारतीय संविधान जो है इसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो ये होता है आपको 108 क्या है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत 148 के अंतर्गत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया है आपको 10वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। बाकी प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे और एवं वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी थे, लेकिन ये अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया है? कहता है ब्रिटिश भारत में जो है कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत जो की गई है ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो ये कराया जाता है आपको 243 के अंतर्गत। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? भारत में जो है संविधान सभा का गठन का विचार जो सर्वप्रथम किसने रखा था? तो ये आपको एम.एन. रॉय ने, किसने? एम.एन. रॉय ने रखा था। ए नंबर से आंसर होगा एम.एन. रॉय। चलिए आगे है, कहता अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? कहता है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना सिद्धांत ये जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया कनाडा से लिया गया है। डी नंबर से आंसर होगा कनाडा। आगे है चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो ये जो मिलता है आपको ये विस्तृत कथा मिलता है मुद्राक्षास में। किसमें? मुद्राक्षास में। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? कहता हड़प्पा लिपि में जो है हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ होगा धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। बी नंबर से होगा धौलावीरा से। आगे कहता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इस पर जो मिलता है आपको जहांगीर का लेख मिलता है। किसका? जहांगीर का लेख मिलता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है खजुराहो क्या है? खजुराहो का मंदिर संबंधित निम्नलिखित में से किस धर्म से? कहता खजुराहो मंदिर जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो इसका संबंध जो है आपको हिंदू धर्म से और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों से इसका संबंध है। तो यहाँ डी नंबर से होगा बी और सी दोनों। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? द्वितीय संगम जो हुआ था इसका आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो ये आपको कपाटपुरम में किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है गुरुमुखी क्या है? गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं किसने लिखने वाले? कहता गुलरुखी क्या है? गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था आपको सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को जो है भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्होंने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारतीय कानून मुद्रा घोषित किया है? तो ये किया था आपको लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है व्यापार संबंधी जो है बौद्धिक संपत्ति अधिकारों में निम्नलिखित विषय है। तो ये आपको इनमें से कौन इसका विषय है ये आपको बताना है।
तो आइए देखते हैं। कहता है व्यापार मार्कात, ये तो था ही। औद्योगिक परिरूपण, यह भी था। और भौगोलिक संकेत, ये भी था। और श्रमिक मानक ये नहीं था। तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। कहता है एक तरफ आंदोलन या विद्रोह दिया गया, दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र दिया गया है। तो आइए मिलान करते हैं। कहता है कि फकीर विद्रोह जो हुआ था, ये किस क्षेत्र, इसका क्षेत्र जो है इस किस क्षेत्र से प्रभावित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फकीर विद्रोह मिल जाएगा आपको बंगाल से, बंगाल से 1 से मिल जाएगा। और फिर कुका आंदोलन आपको ये पंजाब से संबंधित है, तो आपको 3 से मिल जाएगा। मोपला विद्रोह आपको केरल से मिल जाएगा, 2 से मिल जाएगा। और खांसी विद्रोह ये आपको असम से मिल जाएगा। तो इस प्रकार 1 3 2 4 1 3 2 4 सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। विमेंस इंडिया जो थे, इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक आपको लेडी सदाशिव अय्यर थे। कौन? लेडी सदाशिव अय्यर थे। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन है जो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ये आपको कोरंडम जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पुराने तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। कहता है आवर्त सारणी जो है इसके किस ब्लॉक के सभी तत्व जो है धातुएं हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको और क्या अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ये दोनों जो है आपको हो जाएगा। तो यहाँ डी नंबर से होगा बी और सी दोनों। चलिए आगे है। कहता लेंस, एक लेंस में +2.0 डी की शक्ति है। लेंस की किस्म, प्रकृति और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको लेंस की जो प्रकृति होगी ये उत्तल होगा और इसकी फोकस लंबाई आपको 0.5 मीटर होगा। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दबाव जब बढ़ता है तो बर्फ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बर्फ के गलनांक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बर्फ के गलनांक पर जिसका प्रभाव पड़ता है यह जो है घट जाता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। पायरोमीटर जो है इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक कीमत जो है यह सूचकांक मापता है। तो ये जो मापता है आपको उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का दोस्तों ये जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम में बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है, तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं की तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे कहता है नाभिक क्या है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। कहता है नाभिक के अलावा जो है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो ये होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। लाल रक्त कोशिका जो होती है, लाल रक्त की कोशिकाओं जो होती है इसकी औसत आयु कितनी होती है। तो ये आपको औसत आयु उसका 120 दिन होता है। क्या होता है 120 दिन इसकी औसत आयु होता है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और वहीं श्वेत रक्त की कोशिकाओं का औसत आयु पूछा जाए तो 2 से 4 दिन का होता है, ध्यान रखिएगा। यह भी पूछा गया बहुत बार एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन है जो एक लिंगी है। तो एक लिंगी जो है आपको एस्केरिस जो है आपको एक लिंगी है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। कहता है लाइपेज जो है वसा विघटन
एंजाइम हो जाएगा, वसा विघटन एंजाइम, तो ये आपको मिल जाएगा 3 से, ए मिल जाएगा 3 से। उसके बाद एमाइलेज, एमाइलेज जो है आपको एमाइलेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से मिल जाएगा, तो ये आपको 2 हो जाएगा। और इरेप्सिन, इरेप्सिन जो मिलेगा आपको, यह मिल जाएगा आपको पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल, आपको ये 4 से मिल जाएगा। और ट्रिप्सिन जो मिल जाएगा आपको प्रोटीन के पाचन से, तो 1 से मिल जाएगा। इस प्रकार 3 2 4 1, 3 2 4 1, बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आइए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में होमोग्लोबिन कहता है, निम्नलिखित में से वो कौन सा कार्य है जो शरीर में होमोग्लोबिन का है। तो होमोग्लोबिन का शरीर में जो कार्य होता है यह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। सी नंबर से आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको रोम में है। कहाँ? रोम में इसका मुख्यालय है, बी नंबर से आंसर होगा रोम। आगे कहता है गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको तेलंगाना में, कहाँ? तेलंगाना में यह स्थित है, ए नंबर से आंसर होगा तेलंगाना। चलिए आगे है, आगे कहता है विशुद्धि मग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका संबंध जो आपको हीनयान से, कहाँ से? हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ। जय संहिता के नाम से जो विख्यात है यह है आपको महाभारत। महाभारत जो है जय संहिता के नाम से विख्यात है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ एस्थेटिक्स क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ है। अब आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है, तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि PDF और महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि वह कौन था जिन्होंने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया था? तो आपको मुर्शिद कुली खान। कौन? मुर्शिद कुली खान जो थे इन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी को हस्तांतरित किया था। यहाँ मुर्शिद कुली खान सही हो जाएगा। आगे कहता है किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? तो ये मीर कासिम। किसने? मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर हस्तांतरित किया था। देखिए ढाका से लाया था मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान, और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था मीर कासिम। ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन इसका हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। आगे कहता है किसने बंगाल में इजारेदारी की प्रथा शुरू की है? तो ये मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाता था? कहता कि वह किसका शासनकाल था जिसके शासनकाल में बंगाल को जो है भारत का स्वर्ग, क्या है? भारत का स्वर्ग का, स्वर्ग नहीं स्वर्ग, भारत का स्वर्ग कहा जाता था, ये अलवर्दी खां के शासनकाल में। आगे कहता प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध जो हुआ था आपको 1740 में हुआ था। कब? 1740 में हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजिडी की घटना जो हुई थी ये आपको 20 जून 1756 को। कब? 20 जून 1756 को ब्लैक होल ऑफ ट्रेजिडी की घटना हुई है। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे कहता प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, और यह आपको 23 जून 1757 को हुआ था। कब? 23 जून 1757 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह अंग्रेज एवं मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, और इसका जो होने का ईस्वी था ये आपको 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। ये जो आपको अंग्रेज एक तरफ लड़ रहे थे और ये मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये तीनों एक तरफ से लड़ रहे थे, ध्यान रखिएगा। आगे कहता सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है। कहता सिख संप्रदाय जो है इसकी स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। किसे? गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? गुरु नानक जो थे आपको बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की है? कहता है वह कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने निःशुल्क भोजनालय जिसे लंगर कहा जाता है की शुरुआत की है? तो ये गुरु नानक ने ही किया था। किसने? गुरु नानक ने ही किया था। किसने गुरुमुखी कहता है कि किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था? तो गुरु अंगद जो है इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है।
अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री, कहता अकबर जो है किस सिख गुरु की पुत्री जिसका नाम बीबी बानी थी को कई गांव दान में दिया। तो ये आपको गुरु अमरदास की पुत्री को दिया था। आगे कहता है किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया। कहता वह कौन है जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना करवाया एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया था। तो ये गुरु रामदास ने करवाया था। चलिए आगे है, कहता है कि किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की है। तो ये गुरु अर्जुन ने, किसने, गुरु अर्जुन ने किया था। किसने अकाल तख्त जिसे ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है का निर्माण करवाया था। तो गुरु हरगोविंद ने करवाया था। किसने, गुरु हरगोविंद ने करवाया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो ये आपको पटना में हुआ था और ये 1666 ईस्वी में हुआ है। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा है। किसने, तो गुरु गोविंद ने खुद को सच्चा बादशाह कहा है और इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाने या जोड़ने को कहा है। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कारा रखने की अनुमति दी थी। किसने, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए आगे है, आगे कहता है इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। आगे आइए, कहता अमृतसर की संधि जो हुई है ये आपको 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुआ है और भैरोवाल की संधि जो हुई है ये आपको 22 दिसंबर 1846 को हुआ है। ध्यान रखिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध है। कहता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये आपको 1845 से 46 में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये आपको 1849 ईस्वी में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ध्यान रखिएगा। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट था, स्मरणीय तथ्य था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये पूरा का पूरा सेशन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेशन इसका एग्जाम में होता है और होता ही रहा है। इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए और जब भी वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा कर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए ताकि आप अपडेटेड रहें और आपको स्टडी मटेरियल नोट उपलब्ध होता रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।